हम लोग बात करते हैं प्रदत्तों का आरेखी चित्रण। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हमारे जन सामान्य जिंदगी में या लाइफ में या विभिन्न स्तरों पर हमको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए इस तरह के आरेखी चित्रणों की आवश्यकता पड़ती है। इनसे केवल अध्ययन करने से हम डाटा की एनालिसिस कर सकते हैं, प्रदत्तों का एनालिसिस कर सकते हैं और उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। अभी हम आगे इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रैक्टिकली ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होता है। रेखा चित्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स या टाइप्स ऑफ ग्राफ्स जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं वो मुख्यतः 6 प्रकार के हैं। पहला है स्तंभ रेखा चित्र, इसे बार डायग्राम कहते हैं। वृत्त चित्र, इसको सर्किल पाई डायग्राम भी कहते हैं। स्तंभाकृति आयत चित्र, इसको हिस्टोग्राम भी कहते हैं। प्रैक्टिकम में आपको जो इस पेपर से रिलेटेड है वो इसके बारे में डिटेल में प्रैक्टिकल में भी बना सकते हो, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। वृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, संचित आवृत्ति वक्र क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और संचित प्रतिशत वक्र ओजाइव, ये 6 प्रकार के रेखा चित्र हैं। इसके पश्चात रेखा चित्रण के जो सामान्य सिद्धांत हैं उनको हम जानेंगे और उनको जानने के लिए यहाँ पर दाहिने हाथ पर मेरे एक चित्र बना हुआ है, इसको कहते हैं नियामक अक्षों की पद्धति। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम इन बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। तो क्षैतिज रेखा एक हमने पेपर पे खींची, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। एक वर्टिकल लाइन खींची, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। जहां पर दोनों लाइनें कट करती हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के राइट साइड अगर हम बढ़ते हैं तो वैल्यूज पॉजिटिव रहती हैं। मूल बिंदु के ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो भी वैल्यूज धनात्मक रहती हैं। मूल बिंदु के बाईं तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यूज निगेटिव होती हैं, ये ऋणात्मक होती हैं। एंड एज वी मूव फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स डाउनवर्ड साइड ऑन द वाई एक्सिस, अगेन द वैल्यूज कीप ऑन गोइंग इन द निगेटिव एस्पेक्ट्स। इस तरह से ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन कहलाता है। ठीक है, यहां पर रेखा चित्र में जब भी हम बनाते हैं तो स्केल का चयन करते हैं। स्केल को पैमाना कहते हैं, पैमाने को मापा जाता है या माना जाता है, उसके आधार पर हम चित्र बनाते हैं। ये भी अभी जब उदाहरण हम लेंगे तो बताएंगे कि कैसे पैमाना लिया जाता है। कुछ बातें जो इसमें ध्यान रखने वाली हैं, रेखा चित्रण ग्राफ पेपर के मध्य में किया जाता है एवं कुछ स्थान खाली छोड़ दिया जाता है जैसा आवश्यक हो। दूसरा है किसी भी रेखा चित्र के लिए पैमाना आवश्यक है मानना। उसके बाद रेखा चित्रण 2 बहुभुजों के आधार पर किया जाता है, जिसको भी हमने बताया है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल लाइन है या लंब रेखा कहलाती है, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का अनुपात जो होता है वो 4:3 होना चाहिए। यदि एक्स अक्ष की लंबाई 4 इंच है तो वाई अक्ष की लंबाई 3 इंच होनी चाहिए। ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया है कि 4:3 में होता है। रेखा चित्र में बीज गणित के समान धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह अंकित किए जाते हैं, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है। तो ये रेखा चित्रण के सामान्य सिद्धांत हैं। अब एक एक करके हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। पहला है स्तंभ रेखा चित्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं बार डायग्राम। सो वी विल डिस्कस फर्स्ट द बार डायग्राम एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेली लाइफ यूज, इवन फॉर डेली लाइफ यूज बार डायग्राम। बार डायग्राम क्या होता है? प्रायः किसी समूह के विभिन्न गुणों को प्रदर्शित करने के लिए स्तंभ या दंड रेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है। स्तंभ या दंड रेखा चित्र का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है,
स्तंभ रेखा चित्र बनाने के कुछ स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को ध्यान से देख लीजिए, या इनको हम कहते हैं चरण या सोपान कहते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर मेकिंग अ बार डायग्राम। फर्स्ट पॉइंट, स्तंभ या दंड चित्र बनाते समय मापनी सावधानी से तैयार करनी चाहिए, जिससे कि चित्र का अनुपात उपयुक्त रहे। ऐसा हम ना करें कि जैसे चित्र कहीं एक ये बड़ा सा पेज है, चित्र कहीं कोने में इधर बना है या इधर बना है या इधर बना है, ऐसा बना है जैसे ये बना है, देखो बीच में बना है। पूरा पेज लगभग कवर करना चाहिए। एक तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। सभी स्तंभ समान चौड़ाई में होनी चाहिए। जो हम बार बनाएंगे उनकी चौड़ाई सब बराबर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई पतला हो जाए, कोई मोटा हो जाए, कोई और मोटा हो जाए। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, विभिन्न स्तंभों के मध्य की दूरी समान होनी चाहिए। दो स्तंभ के बीच की दूरी का जो गैप होगा वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो एक ये उदाहरण लेते हैं, इस उदाहरण को समझेंगे और फिर बहुत सारे उदाहरण हम आपको बताएंगे। जैसे यहां पर एक उदाहरण लिया गया, बहुत सिंपल सा उदाहरण है। 5 छात्राओं के बोध विस्तार का अध्ययन किया गया। कोई भी अध्ययन कर सकते हैं, अभी हम बताएंगे कोई भी अध्ययन और कैसे हो सकते हैं। और उनका मध्यमान बोध विस्तार इस तरह से प्राप्त हुआ। देखिए यहां पर छात्राएं दी हुई हैं, छात्राओं का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABCDE, जो भी नाम रख लो, रूपा, शिल्पी, इस तरह से। तो उनका नाम हमने रख दिया ABCDE। और मध्यमान बोध विस्तार क्रमशः 6, 7, 10, 8 और 9 पाया गया। तो इसको बनाने के लिए हम कैसे देखो स्तंभ चित्र बनाते हैं, वो इस तरह से हम बनाते हैं। देखो यहाँ पर एक स्तंभ चित्र बुक में बना हुआ है पहले से, लेकिन इसको मैं समझा देता हूं कि कैसे क्या करना है। देखो, एक पहले हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे पूरे पेज पर। ये देखो क्षैतिज रेखा खींची, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स अक्ष। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींची, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और बोध विस्तार, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो बोध विस्तार है वो 6, 7, 8, 10, 9 है, तो इस तरह से मैक्सिमम है 10। तो हमने अगर हम सपोज कर लें कि 1 सेंटीमीटर का ले लें कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ तो बुक में माना गया है कि 10 डिवीजन बराबर 2 मील, हम ये मान सकते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बोध विस्तार। ठीक, यहां पर इन्होंने माना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 बोध विस्तार। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं जैसे चाहें। अगर 1 सेंटीमीटर रखोगे तो बहुत 5 ही सेंटीमीटर में बन जाएगा, और 2 सेंटीमीटर का रखोगे गैप तो ये 10 सेंटीमीटर में बड़ा सा बन जाएगा। अब यहाँ पे छात्राएं देखो, 5 छात्राएं थी, तो ABCD। देखो उसमें अभी हमने पहले बताया था कि सभी बार डायग्राम समान मोटाई के होने चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी बार डायग्राम जो है समान मोटाई के हैं। एक चीज, सभी बार डायग्रामों के मध्य में जो दूरी है, गैप है, वो भी समान है, तो देखने में अच्छा लगता है। तो ये स्टेप्स होते हैं स्तंभ रेखा चित्र के। और हम ये यहाँ पे मान सकते हैं, स्केल मानने के लिए एक्स अक्ष पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। अब 5 स्टूडेंट है तो 5 बार डायग्राम बनेंगे। और वाई एक्सिस पर क्या है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 औसत या मीन इंटेलिजेंस, एक औसत बोध विस्तार। इस तरह से 10 सेंटीमीटर तक बनेगा हमारा। उसके बाद अब देखो, छात्रा ए का बोध विस्तार 6 तक है, तो 6 सेंटीमीटर की एक ये लाइन खींचेंगे और ये एक बॉक्स बना देंगे। बी वाली छात्रा का बोध विस्तार 7 है, तो देखो ये 7 तक ले जाएंगे, 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे और बॉक्स बना देंगे। सी वाली छात्रा का बोध विस्तार 10 है, तो 10 सेंटीमीटर तक की हम एक आयत बनाएंगे और ये बार डायग्राम बन जाएगा। उसी प्रकार डी वाली छात्रा का बोध विस्तार 8 है, तो 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। और ई वाली छात्रा का बोध विस्तार 9 है,
तो 9 सेंटीमीटर। तो ये 5 छात्राओं के बोध विस्तार बन गए। अब देखिए इससे कंक्लूजन ये निकलता है, इसकी एनालिसिस क्या है। एनालिसिस ये है कि हमको ग्राफ से देखने से ही पता चल जाएगा तत्काल कि इसका क्या रिजल्ट है। क्या पता चल रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा बोध विस्तार जो है वो सी छात्रा का है और सबसे कम बोध विस्तार ए छात्रा का है। ये बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। तो ग्राफिकल मतलब इतना सब बनाने, इसीलिए कंपटीशन क्वेश्चन में, बैंक में और इस सब में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लें इसी में, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम ये कहें कि लखनऊ शहर का 12 महीने का औसत तापमान। अब 12 महीने में जैसे ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसी तरह आगे बनाते जाएंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लिया। फिर वाई एक्सिस पे अगर हम बता रहे हैं कि लखनऊ शहर में 12 महीने का औसत तापमान, तो ये 12 महीने का औसत तापमान हम वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस महीने औसत तापमान कितना रहा। तो जनवरी में क्योंकि जानते हैं ठंडक पड़ती है तो औसत तापमान काफी कम रहता है, मिनिमम चला जाता है 2-3 डिग्री तक और मैक्सिमम 20-21 रहता है। तो ऑन एन एवरेज लें तो 10-11 डिग्री सेल्सियस रहता है। फरवरी में यही बढ़ के 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मार्च में और बढ़ जाता है, और मई जून में ये 30 के अबाउट रहता है। जुलाई में भी ऐसे ही, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक इसी तरह से 30, 31-32 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज टेम्परेचर रहता है। तो हम ये जान सकते हैं कि लखनऊ में 12 महीने में किस महीने का औसत तापमान सबसे ज्यादा रहा। ये मेट ऑफिस वाले इस तरह का रिकॉर्ड रखते हैं, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखते हैं और इसी आधार पर वो एनालिसिस करते हैं। इसी तरह से हम बार डायग्राम के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि लखनऊ शहर का या किसी भी शहर का 12 महीने में रेनफॉल कितना हुआ, कितना पानी हर महीने गिरा। तो जनवरी से लेकर जिस महीने में जितना पानी गिरा, जनवरी में 2 सेंटीमीटर गिरा, फरवरी में 3 सेंटीमीटर गिरा, मार्च में 1 सेंटीमीटर गिरा, अप्रैल में 0 सेंटीमीटर, मई में 0 सेंटीमीटर, फिर जून में 5 सेंटीमीटर, जुलाई में 20 सेंटीमीटर, अगस्त में 25 सेंटीमीटर। अब इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जो 12 महीने में लखनऊ में रेनफॉल हुआ या वर्षा हुई, उसमें सबसे ज्यादा जो रेनफॉल था वो अगस्त के महीने में हुआ। तो ऑन द basis of this bar diagram we can analyze all these things. Similarly, we can make this bar diagram for result purpose. For result purpose means suppose in our college there are 9 subjects and individually suppose Hindi, there are Hindi, English, education, thereafter economics, history, history, AIH, and all these subjects. Now, for analyzing purpose, what is the result? What was the result last year? So, number of students, find out the number of students and total marks divided, get the value of each and every person on the basis of mean. तो मीन वैल्यू हमको मिल जाएगा। देन वी मे प्लॉट द ग्राफ इन द सेम वे एंड थ्रू दिस वे वी कैन एनालाइज और वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन दैट इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट गॉट द मैक्सिमम और एवरेज मीन वैल्यू, हाई मीन वैल्यू, कि किस सब्जेक्ट में उनका औसत अंक जो थे, वो प्राप्तांक जो थे, वो किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा रहा। तो वो निकालना पड़ेगा और कॉलेज का, अगर हमने एक बार डायग्राम बना दिया केवल इतना, तो पूरे कॉलेज का रिजल्ट पता चल जाएगा कि इस कॉलेज का रिजल्ट कैसा रहा। तो ये बार डायग्राम रिजल्ट पर्पस से यूज कर सकते हैं और बहुत सारे पर्पस से, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एक शहर का बनाया हमने रेनफॉल, आप स्टेट्स का बना सकते हो, डिफरेंट स्टेट्स का रेनफॉल कितना होता है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा बारिश होती है, किस स्टेट का सामान। तो इस तरह से ये बार डायग्राम के बारे में है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सर्किल और पाई डायग्राम। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बार डायग्राम के और भी बहुत सारे, मतलब
हम हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम सर्किल और पाई डायग्राम के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।